नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो हमला हुआ है और जो प्रदर्शन किया गया है, उसमें अब दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी 8 लोग वो हैं जो केजरीवाल के घर के ठीक बाहर पहुंचे थे, जिन्होंने घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ की थी और मुख्यमंत्री के गेट पर पेंट फेंक दिया था। आपको बता दें कि इन गिरफ्तार सभी लोग बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य बताए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने इनकी पकड़ के लिए छानबीन शुरू की थी। और आपको बता दें, पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई थी और इन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। फिलहाल इसमें कुछ और लोगों को पकड़ा जाना अभी बाकी है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल की हालिया टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के पास लगाए गए 2 बैरिकेड्स को तोड़ दिया और वहां हंगामा किया गया। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार से दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को फ्री यानी कि टैक्स फ्री करने की मांग कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा में इस तरह के सभी अनुरोधों को ठुकरा दिया है और आगे बीजेपी को यूट्यूब पर फिल्म अपलोड करने और कमाई के पैसों को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च करने के लिए कहा गया। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि द कश्मीर फाइल्स एक झूठी फिल्म है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 83 और सांड की आंख जैसी कई फिल्मों को मुक्त दर्ज दिया था और इसी के साथ ही आपको बता दें, इन दोनों फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया था दिल्ली में। लेकिन अब आप नेता राघव चड्ढा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी पंजाब में उनकी हार से नाराज है और अब घटिया राजनीति में आ गई है। चड्ढा ने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भाजपा के गुंडों द्वारा करा गया हमला बेहद निंदनीय है। पुलिस की मौजूदगी में इन गुंडों ने बैरिकेड्स को तोड़ा, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और पंजाब की हार की बौखलाहट में भाजपा वाले इतनी घटिया राजनीति पर उतर गए हैं। और लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ तय समय पर दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है। राज्य के नागरिक अब लाभ उठाने में समस्या आने पर सीधे शिकायत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज घोषणा करते हुए बताया है कि ये तैयारी पूरी होने के बाद अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा। अक्सर देखा यह जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आम नागरिकों को दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लाभ के लिए आम नागरिकों से रिश्वत लेने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब आम नागरिक समस्या और होने वाली असुविधा की शिकायत सीधे टोल फ्री नंबर पर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री बघेल रायपुर हेलीपैड में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बिजली बंटवारा, नामांतरण, राशन कार्ड जैसी तमाम समस्याओं के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाने के बावजूद काम नहीं होता है और ऐसे में अब इस मुद्दे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार गंभीरता से विचार करते हुए ये व्यवस्था कर रही है ताकि लोगों को समय सीमा में सुविधा मिल सके। पत्रकारों ने पूछा कि क्या शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। जवाब में सीएम बघेल ने कहा है कि बिल्कुल होगा और आज रायपुर एसएसपी का व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बड़ा फैसला लिया है। इस बाबत सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट जारी कर जानकारी दी कि सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही अब राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी। अशोक गहलोत ने एक फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता और महंगाई दर राहत देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर दी जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा यानी पुनरीक्षित वेतन,
नियम 2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को ये लाभ मिलेगा। यानी कि कुल करीब 12,40,000 लोगों को इस फैसले का लाभ हो सकता है। सीएम ने यह भी कहा है कि ये लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों के 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि 2004 या सामान्य प्रावधायी निधि एसएसबी खाते में जमा की जाएगी। सीएम ने आगे ये भी कहा है कि अप्रैल के महीने में वेतन जिसका भुगतान मई 2022 में किया जाना है, उससे इसका नगद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1,435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में अब मनरेगा मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां मनरेगा मजदूरों को रोजाना मजदूरी के लिए अब 204 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई इस राशि के साथ ही नई दर 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू की जाएगी। इससे राज्य के लाखों मजदूरों को लाभ होगा और मजदूरी के लिए पहले 193 रुपए दिया जाते थे। इसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी अब की गई है और अब ये राशि 204 रुपए कर दी गई है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों को 1 अप्रैल से ही हर दिन 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए 204 रुपए हर दिन की मजदूरी तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 26 लाख से अधिक परिवार मनरेगा से जुड़े हैं और इन्हीं वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। इससे अब ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य किया जाता है, लेकिन इससे तालाब गहरीकरण, सड़कें, नहरें और बांधों के निर्माण के साथ साथ अब मरम्मत के काम भी किए जाते हैं। मनरेगा में परिवार के वयस्क सदस्यों को हर दिन के काम के लिए जॉब कार्ड बनाए जाते हैं और इसके अनुसार ही मजदूरों को भुगतान किया जाता है। पहले एक मजदूर को 100 दिन के लिए काम के लिए करीब 19,300 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि 1,100 रुपए बढ़कर 20,400 रुपए हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत लक्ष्य से अधिक रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर था। 2020 और 21 में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्य में 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया और इसी लिहाज से अब छत्तीसगढ़ में लाखों मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलता रहा है। और एक शराबी को शराब पीने के लिए रुपए ना देना ट्रक ड्राइवर को महंगा पड़ गया है। मामला है रायबरेली का, जहां पर एक शराबी युवक का पारा इस कदर चढ़ गया कि उसने रुपए देने से मना करने वाले युवक पर कांच की बोतल से जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया है। तो वहीं घायल युवक को बचाने की कोशिश में पास की राइस मिल में छुपाकर शराबी ने राइस मिल के अंदर जाकर युवक के साथ फिर से मारपीट की। गांव वालों के पहुंचने पर शराबी वहां से भाग निकला है। गए तो वहाँ गाड़ी खड़ी की है, उसके बाद चाय पीने गए और चाय पीने गए तो वहाँ 2 शराबी थे और वो जब उनके पास गए तो वो हमसे पैसे मांग रहे थे शराब पीने के लिए। तो पैसे हमने दिया नहीं, तो उसी में वाद विवाद हुआ। उसके बाद वो शराब की बोतल लेकर आए और उसको तोड़े और उसी को मार दिया। और राजस्थान के दौसा में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है, जहां उन्होंने निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे डॉक्टर पर आरोप लगा देना उचित नहीं है। अगर डॉक्टर को इस तरह से डराया जाएगा तो निश्चित होकर काम कैसे कर पाएंगे। और हम सभी को यह सोचना चाहिए कि कोविड-19 या अन्य दूसरी बीमारियों के समय जान का खतरा मोल लेकर सभी की सेवा करने वाले डॉक्टर से ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। इस मामले को अब गंभीरता से जांच इस पे की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ।
मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की और किसी को नहीं मारा है। पीपीएच जटिल है और डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। मेरे बच्चों को मां की कमी महसूस मत होने देना। लालसौट में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले में अब राजनेता, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य लोग भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले अब डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सकों ने डॉक्टर की खुदकुशी के बाद एक मोर्चा खोल दिया है। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग, डॉक्टर, केमिस्ट, नर्सिंग कर्मियां और लालसौट की डॉक्टर अर्चना शर्मा को खुदकुशी के लिए टॉर्चर करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी महिला को प्रसव के दौरान पीड़ा बढ़ जाती है और उस दौरान उस प्रसूता की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रकरण में डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने पर डॉक्टर डिप्रेशन में आ गई और जिंदगी से बेहतर मौत को गले लगाना बेहतर समझा। तो राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का गुरुवार को जयपुर के ही एक अस्पताल में निधन हो गया है। गुर्जर आरक्षण को लेकर देश और दुनिया में चर्चा में रहे हैं और बैंसला कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। किरोड़ी सिंह बैंसला भारतीय सेना में कर्नल पद से रिटायर हुए थे। 2007 में राजस्थान में आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गुर्जर नेता के निधन पर शोक जताते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन का समाचार दुखद है। समाज सुधार और समाज को संगठित करने में आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बैंसला का निधन गुर्जर समाज और उनके खुद के लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे गुर्जर गांधी चले गए, इससे बड़ा दुखद गुर्जर समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। कर्नल बैंसला से जुड़े रहे शैलेंद्र सिंह धाभाई ने भी इसे गुर्जर समाज के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैंसला ने पिछड़े वर्ग और गुर्जर समाज के लिए चेतना जगाने का काम किया। हमेशा उनके मन में गुर्जर समाज के भले ही चिंता रहती थी और वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। और अगली खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर कढ़ीवा गांव के पास पुलिया के नीचे बोरे में बंद एक अज्ञात महिला का शव मिला है। आपको बता दें, आसपास के लोगों ने इस शव मिलने की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पुलिया से बाहर निकाल लिया है। वहां के लोगों ने आशंका ये भी जताई है कि उसकी हत्या कर उसे बोरे में बंद करके पुलिया के नीचे डाल दिया गया। बता दें कि मृतक की उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है और स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों को शव की पहचान के लिए भी बुलाया है, लेकिन शव की पहचान फिलहाल हो नहीं सकी है। पुलिस के मुताबिक मृतक के कपड़े खून से लथपथ मिले हैं और वो शव को कब्जे में लेकर अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मछलियों का सालों से शिकार किया जा रहा है। वेल मछली समुद्र की सबसे बड़ी और विशाल मछली मानी जाती है और वेल मछली शिकार होना सबसे बड़ी बात होती है। इसका सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों को 19वीं सदी में भी वेल मछली के शिकार करने के सबूत मिल चुके हैं। सबूत में क्या कुछ मिला है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मछलियों का शिकार सदियों से होता हुआ आया है। मछलियों में सबसे बड़ी मछली या समुद्र की सबसे बड़ा जीव वेल मछली को कहा जाता है और वेल मछली का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वेल मछली का शिकार किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है। वैज्ञानिकों को 19वीं सदी में भी वेल मछली के शिकार करने के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की खाड़ी में एक जहाज के अवशेष को खोजा है और वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वेल मछली का शिकार करने वाले जहाज का ये अवशेष है। इस जहाज में वेल मछलियों को शिकार करने वाला यंत्र भी मिला है। इस जहाज की खोज अमेरिका वैज्ञानिक संस्थान नेशनल एसोसिएशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। ये जहाज एक समुद्री तूफान में टूटने के बाद डूब गया था
NOAA के जहाज ओकेनियस एक्सप्लोरर को व्हेल मछलियों का शिकार करने वाला जहाज 25 जनवरी 2002 को मिला था। ये जहाज मैक्सिको की खाड़ी में 6000 फीट नीचे पानी में था। नोआ के वैज्ञानिकों ने जहाज के अवशेष की तस्वीरें लेने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV को भेजा था। इससे पहले समुद्र में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यमयी चीजें भी खोज की है, जिसके बारे में जानने के बाद लोग हैरत में पड़ गए। आइए जानते हैं इस व्हेल मछली के शिकार करने वाले जहाज के बारे में कुछ रोचक बातें। वैज्ञानिकों ने इस जहाज की पहले भी बहुत तलाश की थी। साल 2011 और 2017 में भी इसको खोजने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय कामयाबी नहीं मिल पाई। अब वैज्ञानिकों ने इस जहाज को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से समुद्र में खोजा है। इस जहाज को खोजने के बाद वैज्ञानिकों ने कौन सा जहाज है और कब डूबा था, इस बात की पुष्टि की है। इस जहाज का नाम क्या था यह नहीं पता चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों को जानकारी मिली है कि ये जहाज 26 मई 1836 को डूब गया था। 64 फीट लंबा जहाज समुद्र में स्पर्म व्हेल्स का शिकार करने के लिए गया था, जिसका निर्माण साल 1815 में किया गया था। ये मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में 20 सालों तक व्हेल मछली का शिकार किया। बताया जाता है कि साल 1780 से लेकर 1870 तक समुद्र में जहाज 214 बार व्हेल मछली का शिकार करने के लिए गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहला जहाज है जो उस समय समुद्र में डूब गया था। US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स डॉन ग्रेव्स का कहना है कि समुद्र में डूबे इस जहाज पर स्थानीय अमेरिकी और अफ्रीकी गुलामों को भी रखा गया था। डॉन ग्रेव्स ने कहा, इससे जानकारी मिलती है कि उस समय रंग भेद का समय था। अमेरिकन मैरीटाइम इंडस्ट्री के अफ्रीकन गुलाम रखे जाते थे। उनका कहना है, इस जहाज के मिलने के बाद यह उम्मीद जगी है कि 19 सदी के काले लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे और यह पता लगा सकते थे। तो वहीं IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग साल 2008 से शुरू हो चुका है और लीग हर गुजरते साल के साथ ही आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स IPL का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद कहीं गुम हो गए हैं। ये सितारे क्या कर रहे हैं और किस हालत में हैं ये कोई नहीं जानता। आइए कुछ गुम हुए IPL खिलाड़ियों पर एक नजर डालेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के उद्घाटन के बाद से लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स IPL का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन उनकी किस्मत बदल सकता है। तो वहीं इसी के चलते हर खिलाड़ी IPL में कड़ी मेहनत से अपना अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गुमनाम हो चुके हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं मोहित शर्मा के बारे में। साल 2014 में पर्पल कैप जीतने वाले सबसे शानदार तेज गेंदबाज में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बलिंदर सरन के साथ नई IPL फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहित शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार मोहित शर्मा को IPL 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के क्रिकेटर किंग्स 11 पंजाब में जाने से पहले 2013 से 2015 तक CSK के साथ थे, जहां उन्होंने टीम की ओर से 2016 से 2018 तक IPL खेला था। उन्होंने 2019 में CSK में वापसी की। कुल मिलाकर मोहित शर्मा के पास 86 IPL मैचों में 92 विकेट हैं। मोहित शर्मा, जिन्होंने 26 वनडे और 8 T20 मैच खेले हैं, वे भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने बांग्लादेश में 2014 ICC वर्ल्ड T20 फाइनल में जगह बनाई और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी की। वहीं शर्मा अब गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर की नौकरी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मनप्रीत गोनी। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में IPL के उद्घाटन सत्र में CSK के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन 2008 में CSK की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। और वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है तिरुमला सेट्टी सुमन,
हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 287 रन और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराया। एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए उन्होंने 307 रन बनाए थे। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। तो आइए अब आपको चौथे खिलाड़ी के बारे में बता दें। कामरान खान, वो भी गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे गेंदबाजी की क्षमता रखते थे। कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। और वहीं इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो गुमनाम हो रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। स्वप्निल अस्नोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वॉल्थी, पश्चिम बंगाल के विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी थे। गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। ये थे वो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैदान से बाहर और गुमनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरएनयू। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आरएन न्यूज।